हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मई के करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आज की क्लास की पीडीएफ लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। एक बच्चे का कमेंट आया था अबाउट वीकली सीए। तो वीकली सीए हमारा मंडे को होता है और उसकी जो पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पे अपलोड नहीं होती, वो पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं और बाद में आपको हेडलाइंस भी मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से रिवीजन भी कर सकेंगे। तो 20 मई के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे रस्किन बॉन्ड। इंडियन ऑथर है, बहुत ही शानदार ऑथर है और 19 मई को इनका बर्थडे था, तो इसलिए एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है, द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की है। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, आइए हम रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। रस्किन बॉन्ड ने रिसेंटली एक बुक लिखी जिसका नाम है द गोल्डन ईयर, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग थिंग। ठीक है, इस बुक को 19 मई को उनके बर्थडे के दिन पब्लिश किया गया है। इसमें उन्होंने बेसिकली अपना जो 60s, 70s और 80s के समय इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो इन्होंने इसमें लिखा है। रस्किन बॉन्ड की जो पहली बुक आई थी जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने लिखी थी द रूम ऑन द रूफ। इसके अलावा 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था इनके वर्क के लिए, जिसका नाम है आर्ट ट्री स्टिल ग्रो इन डेहरा। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड 1999 में मिला था और पद्म भूषण से 2014 में नवाजे गए थे। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड की बुक याद रखना है, द गोल्डन ईयर। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है एमी पोप। ये कौन है? ये है एमी पोप और ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। जब भी किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है या कुछ क्राइसिस आता है या फिर तख्ता पलट होता है, वॉर की सिचुएशन होती है, तो उस समय बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं, माइग्रेट होते हैं, है ना। तो अब जो माइग्रेटेड पर्सन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम करेंगे, वो कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्या गारंटी है, उनके राइट्स के बारे में कोई तो बॉडी होनी चाहिए जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल करे। तो वो बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। इसका फॉर्मेशन 1951 में 1951 में हुआ था। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1992 में इसे परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया था। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परमानेंट ऑब्जर्वर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। भारत भी इसका मेंबर है, पहली चीज़, और 175 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनी है वो एमी पोप है। एमी पोप का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे जजेस की है 34, मतलब 33 + 1, 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं और एक आपका सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे 2 नए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब 34 की स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है। तो हमें देखना है कि वो 2 जजेस कौन से हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। पहले पर्सन है केवी विश्वनाथन और दूसरे है प्रशांत मिश्रा। तो केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया है और जो हमारे सीजेआई है डीवाई चंद्रचूड़, इन्हें ओथ या शपथ ग्रहण कराएंगे। और इन 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनली फुल स्ट्रेंथ अचीव कर ली है, जो कि है 34 की स्ट्रेंथ। अब खास बात मैं आपको क्या बताती हूँ, पहले प्रशांत मिश्रा जी के बारे में बात करती हूँ। प्रशांत मिश्रा जी अभी मतलब रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट थे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया है। ये तो हो गई इनकी बातें। खास बात है यहाँ पे केवी विश्वनाथन के बारे में। केवी विश्वनाथन जो है कब तक काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज? तो 25 मई 2031 2031 में इनका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, 2031 तक मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह काम करेंगे। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो आगे जाके अगर सीनियर मोस्ट जज है तो वो आपका सीजेआई बनता है, अगर सीजेआई जो है उसका टेन्योर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि केवी विश्वनाथन आगे जाके हमारे सीजेआई बन सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द अगर हम बात करें एज के बारे में कि सुपीरियरिटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो जस्टिस जेवी पारदीवाला है उनका रिटायरमेंट 11 अगस्त 2030 में होगा और उसके बाद पॉसिबिलिटी है, उसके बाद संभावना क्या श्योर ही है कि विश्वनाथन जी जो है वो हमारे देश के सीजेआई बनेंगे। कब? 2031 में। इसके पहले फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्सन जो हमें न्यूज़ में मिले। आगे बात करते हैं हम कुछ स्टेट न्यूज़ के बारे में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। मतलब चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। इसका मकसद क्या है? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे स्टेट में, मतलब मध्य प्रदेश में जो यूथ है और बेरोजगार है, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिससे वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर सके। इसके लिए क्या करना होगा? जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा है, मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे 700 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क अक्रॉस द वेरियस सेक्टर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग देने के बाद उनको काम दिया जाएगा। जब इनको काम भी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इनको स्टाइफिन भी दी जाएगी। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, हॉस्पिटल, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एमएसएमई इंडस्ट्री एटसेट्रा। इसके अलावा स्टाइफिन का क्राइटेरिया भी सारे कैटेगरी में अलग अलग है। जो 12वीं पास है उनको 8,000 रुपये हर महीने स्टाइफिन, आईटीआई वालों को 8,500, डिप्लोमा होल्डर को 9,000 और जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ हर मंथ स्टाइफिन दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। भोपाल से एक न्यूज़ आती है, भोपाल बिकम्स फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 का है कि हमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो टारगेट हर एक सिटी में, हर एक स्टेट और कंट्री में हमें अचीव करने हैं। यूनाइटेड नेशन का ये टारगेट है और इसने अपना टारगेट 2015 में बनाया था। कब बनाया था अपना टारगेट? ये 2015 में बनाया था कि 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे हो रहा है, हमारे जो स्टेट की, हमारे सिटीज़ की डिफरेंट बॉडी है, नगर पालिका है या म्यूनसिपालिटी है, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सोसाइटी है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसका पूरा मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने वाला पहली सिटी बन गई है भारत की, वो है भोपाल। भोपाल बिकम द फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। हम कितना यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्रेस में काम कर रहे हैं। और भोपाल विल नाउ हैव वॉलेंट्री लोकल रिव्यूअर्स। वॉलेंट्री लोकल रिव्यूअर्स भोपाल अब हो चुका है और ये रिव्यू करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो स्टेक होल्डर है, सिविल सोसाइटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर है, सिटीजन्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रह सके और हमें पता चल सके कि हमें किस सेक्टर में और कितने काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं सीपैक के बारे में। ये क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग कॉर्पोरेट एग्जिट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीपैक का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी मैं समझाती हूँ आखिरकार ये स्कीम है क्या। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग कॉर्पोरेट एग्जिट। यहाँ पर देखिए कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एमसीए में रजिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर है, लेकिन बहुत समय से वो जो कंपनी है वो वर्किंग नहीं है, या उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है, या बहुत समय से वो कंपनी में कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो रही है। तो ऐसी कंपनी जो एमसीए में रजिस्टर है और फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं, तो उसे क्या करना है? इस एमसीए के रजिस्ट्रेशन से बाहर निकालना है। ठीक है, इसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे सीपैक, टू सेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिकिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम द एमसीए रजिस्टर। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके लिए यहाँ पर एक डेटाबेस भी ऑफिशियली तैयार किया जाएगा। जो कंपनी डिसॉल्व हो गई हैं या डिफंक्शनिंग है, उन्हें यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। सीपैक जो है, इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे गुरुग्राम में है, गुरुगांव में है, और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिससे एक हैजल फ्री और मतलब टाइमिंग में आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो और आपकी कंपनी अगर डिफंक्शनिंग है या फिर आपकी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप वापस भी कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, तो ऑफिशियल डेटा भी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये हैजल फ्री, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम और आसान करना चाहते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है।
ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर अगली बात ये है कि अभी तक जो नए रूल है वो हम देखते हैं। पुराना समय क्या था, पहले जब कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहती थी या अपने आप को डिसॉल्व करना चाहती थी, लिस्ट से बाहर करना चाहती थी, तो यहाँ पे 2 साल का समय लगता था। टाइमलाइन क्या थी, 2 साल। अब इसको 6 मंथ कर दिया जाएगा। It is expected that process of voluntary winding up of company will now be completed in 6 months as against the earlier timeline of 2 years. Clear? पहली चीज तो ये यहाँ पे बोली है, एज पर द न्यू रूल इशूड बाय द एमसी एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट वुड बी मेड टू रजिस्टर सीपैक। अगर कोई कंपनी है जो डिसॉल्व हो गई है, उसको अपने ऑफिशियल डेटाबेस से मतलब एमसीए के लिस्ट से उसको बाहर करना है, तो उसको पहले एमसीए में रजिस्ट्रेशन होना मतलब सीपैक में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद वो एप्लीकेशन के जरिए अपनी कंपनी को डिफंक्शनिंग डिक्लेयर कर सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ ₹1.08 लाख करोड़ फॉर खरीफ फसल। खरीफ का सीजन के लिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजर का उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस की गई है। कितनी? 1.08 लाख रुपीस। अब ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ऐसी है कि देखो, अभी लगातार हमारे जो फर्टिलाइजर है, यूरिया है, नाइट्रोजन या फिर पोटास है, एनपीके है, इन सब के प्राइस एकदम से बूस्ट हुए हैं, एकदम से राइज हुए हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट तो हमारे किसान दे नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि हमने यूक्रेन से या फिर कहीं से हमने फर्टिलाइजर लिया या यूरिया लिया, किसी कंपनी से हमने यूरिया लिया और मान लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 200 रुपीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ बस ना, एग्जाम्पल, वो 200 रुपीज़ है एक पैकेट का। तो सरकार क्या करेगी, किसान जो है, किसान उसे 100 रुपये में खरीदेंगे और जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है कंपनी को पे करने वाला, वो कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। तो इसको ही हम सब्सिडी बोलते हैं, जिससे सस्ते दामों में फर्टिलाइजर यूरिया किसानों तक मिल सके। तो खरीफ सीजन के लिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली सब्सिडी अनाउंस की है 1.08 लाख करोड़ रुपीस की, जिसमें से 38,000 करोड़ मतलब 38,000 करोड़ रुपीस जो है वो फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर में यूज होगा एज अ सब्सिडी, और 70,000 करोड़ रुपीस जो है वो यूरिया सब्सिडी में यूज किया जाएगा। इतना ज़्यादा बेसिकली जो हाइक हुआ है फर्टिलाइजर में बिकॉज ऑफ यूक्रेन का जो सिनेरियो चल रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंक्रीज हुए हैं, इसलिए ये सारे रेट हाई हो रहे हैं। और ऐसा गवर्नमेंट का अनुमान है, वो ऐसा सोच रही है कि जो आगे आने वाले समय में ये सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ रुपीस तक की हो सकती है। और जो सब्सिडी अमाउंट होता है वो बेसिकली यहाँ पे डीबीटी, आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा, और डीबीटी की शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। रिसेंटली आप लोग ने ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, इन सब ऑपरेशंस के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन करुणा के बारे में। रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन रन किया जा रहा है विच इज़ ऑपरेशन करुणा। ये बात हमको हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा पता चली है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को करंट अफेयर्स में बताया था अबाउट द साइक्लोन मोका। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है इसने हिट किसको किया है? म्यांमार को किया है। और अराउंड अभी 80, जब मैं न्यूज़ बना रही थी उस समय की बात करती हूँ, अराउंड 80 लोगों तक की डेथ हो चुकी है, कई ब्रिजेस टूट गए हैं। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और रिलीफ आइटम्स, फूड सप्लाई करने के लिए ऑपरेशन करना यहाँ पे शुरू किया गया है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। और इंडियन नेवी की 3 शिप जो हैं वो अब तो 4 हो गई, ये 19 मई को चौथी शिप भी जानी थी, तो टोटल 4 शिप जो हैं वो म्यांमार में भेजी गई हैं, जिसमें आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सावित्री इंक्लूड है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, ये इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड नेशन दिखेगा, आइलैंड दिखेगा विच इज़ डियागो गार्सिया। तो डियागो गार्सिया में जो है एक साइक्लोन ने हिट किया है, एक साइक्लोन ने हिट किया है, और साइक्लोन का नाम है फेवियन। क्या नाम है? फेवियन साइक्लोन। तो फेवियन ने हिट किया है इसको। ठीक है, इंडियन ओशियन के पास। नेक्स्ट है इंडिया यूरोपियन यूनियन डिस्कस यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स इन ब्रुसेल्स। अच्छा, आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि फर्स्ट यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हो रही है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल पे जो मीटिंग हो रही है, वो पहली बार मीटिंग हो रही है कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स। अभी कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, क्या बात की जा रही है, इस पे भारत का क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं या कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, मान लेते भारत से वो प्रोडक्ट आ रहा है,
तो हम देखेंगे कि आपका वहाँ पे कार्बन एमिशन का क्या परसेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उसके बाद अगर वो रीजनेबल अमाउंट से ज़्यादा होगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको उस कंपनी को वीकली जो भी एक्सपोर्ट कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट के आधार पर पता चलेगा कि कार्बन एमिशन कितना है। क्योंकि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए आपको कार्बन टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का मतलब है कि 2030 तक हमें 55% एटलीस्ट जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है। कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अ पॉलिसी टूल इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन यूनियन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय इम्पोजिंग अ कार्बन टैक्स। तो जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ना, उन पे क्या कर रही है ये कार्बन एमिशन को कम करने के लिए टैक्स इम्पोज कर रही है। तो इससे भारत पे असर होगा, बिल्कुल असर होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन टैक्स देना पड़ेगा ना, तो आपको सर्टिफिकेट आपने इशू किया है ना, सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ, वीकली एवरेज ऑक्शन पे यहाँ पे प्राइस डिसाइड किए जाएंगे, और यहाँ पे यूरो पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें। यूरोपियन यूनियन इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर द यूएसए, एंड यूएसए के बाद यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी यूरोपियन यूनियन है। तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भारत पे एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मुंबई। मुंबई रैंक्स 6 इन द एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज ग्लोबली। तो यहाँ पर देखिएगा रिसेंटली एक डेटा पब्लिश किया गया है कि कौन सी सिटी है जो सबसे महंगी है, जहाँ पे हाउस रेंट, प्रॉपर्टी के रेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज़्यादा हैं। तो 46 सिटीज़ का सर्वे कंडक्ट कराया गया। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, नाइट फ्रैंक जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और बताया गया कि भारत में जो मुंबई है, मुंबई की रैंकिंग 6 नंबर पे है। तो मुंबई जो है वो 6वें नंबर का सबसे हाई मतलब ग्रोथ रेट सबसे हाई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे तो दुबई है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, दुबई है, ठीक है। मुंबई की रैंकिंग 6वें नंबर पे है। भारत में मुंबई फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड बेंगलुरु एंड थर्ड न्यू दिल्ली आएगा, ठीक है। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला है ग्लोबल वार्मिंग नाउ मोर लाइकली टू ब्रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड बाय 2027। तो यहाँ पर साइंटिस्ट की टीम ने वार्न किया है और उन्होंने रिसर्च करते हुए पाया है कि लगातार जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज है उसका एमिशन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ का ग्लोबल का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे। उसके लिए हम अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन ये ब्रीच हो सकता है 2027 तक, मतलब और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। उसने एक्वायर कर लिया है 31 होलसेल स्टोर ऑपरेटेड बाय मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया। तो इसने कह सकते हैं RRVL ने 31 होलसेल स्टोर मेट्रो कैश एंड कैरी के एक्वायर कर लिए हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास की डील है ये। अब डील से याद आया, यहाँ पे 2000 नोट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी। 30 सितंबर तक बैंक में इसको रिटर्न करने का पॉलिसी चलाया गया है, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने होस्ट किया एशियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। तो एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 नई दिल्ली में हुई थी। 41 नंबर का एडिशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और यहाँ पे जो थीम थी वो है उशरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $82 मिलियन का लोन। वर्ल्ड बैंक $82 मिलियन का लोन भारत को दे रही है। किस लिए दे रही है लोन? टू कंट्रोल द जूनेटिक डिसीज। जूनेटिक डिसीज वो डिसीजेज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ है। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि रस्किन बॉन्ड ने अपने बर्थडे पे एक बुक लॉन्च की है, द गोल्डन ईयर्स। एमी पोप नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 हो गई है। और वो 2 नए जजेस कौन है? KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा हैं। फिर है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। भोपाल जो है वो पहली सिटी बन गया है टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। यूनाइटेड नेशन ने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया था 2015 में।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटिंग कॉर्पोरेट एग्जिट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे किसी भी कंपनी को एग्जिट होने के लिए सीपेक में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ 1.08 लाख करोड़ रुपीज फॉर द खरीफ क्रॉप। ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई है इंडियन नेवी के द्वारा, कहाँ पर? म्यांमार में। म्यांमार में हम एड फैसिलिटी भेज रहे हैं, मतलब मेडिकल सप्लाई और फूड वगैरह हमने भेज रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, मैंने रिसेंटली आपको बताया था यूजीसी ने 2 नए वेबसाइट लॉन्च की हैं, एक है उत्साह और दूसरा है पोप। तो उत्साह में एस का क्या मतलब है और पॉप में दूसरे नंबर के पी का क्या मतलब है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो एस का मतलब होता है स्ट्रेटजीज और पी का मतलब है यहाँ पर प्रैक्टिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पूरा आप देख सकते हैं। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, इट इज उत्साह। एंड पॉप का मतलब है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फर्स्ट पोजीशन इन जीआई टैग? तो जीआई टैग में फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु 55, ठीक है, ऑप्शन बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और किस कंट्री के बीच में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किसके साथ है ये? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ए.के. जैन बन गए हैं। कौन है? ए.के. जैन। इसके अलावा कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेयरमैन यूपीएससी के मनोज सोनी बन गए हैं। सीसीआई की जो अपनी डायरेक्टर होंगी वो रवनीत कौर होंगी। सीएफओ वेदांता लिमिटेड की सोनल श्रीवास्तव। सीबीआई प्रवीण सूद। इंटरिम सीईओ एंड एमडी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राजीव धर। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ पेटीएम। तो सीईओ ऑफ पेटीएम कौन बन गए हैं? यहाँ पे भावेश गुप्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज जल राहत किस राज्य में शुरू की गई इंडियन आर्मी के द्वारा? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा रिसेंट में हुई कुछ और एक्सरसाइज की लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।